नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। इस वक्त दौर चल रहा है कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लेते जाएं और कांग्रेस चुपचाप देखती रहे। ऊपर से इनकम टैक्स के 1800 करोड़ से ज़्यादा का वो नोटिस जिसने राहुल गांधी को स्वाभाविक रूप से परेशान कर दिया है। परेशान इतना हो गए कि वो सीधे सीधे धमकी देने लगे। क्या धमकी दी उन्होंने, उस पर आप गौर करें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों कांग्रेस को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता की ओर से की गई है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो आपने सुना, कांग्रेस के सबसे पावरफुल नेता राहुल गांधी को वो साफ तौर पे बता रहे थे कि अपना टाइम भी आएगा। उनका टाइम कब आएगा ये सामान्य जानकारी रखने वाले भी बता सकते हैं कि कांग्रेस के पास मौजूदा समय में इतनी भी सीटें नहीं हैं कि वो विपक्ष की पार्टी का दर्जा हासिल कर सके। 543 लोकसभा में से कम 55 सीटों की आवश्यकता है। कांग्रेस के पास इस वक्त 52 या 53 सीटें ही हैं। अब जब चुनाव होने जा रहे हैं और कांग्रेस अब तक सबसे कम सीटों में चुनाव लड़ रही है और पहले से भी हालत कहीं ज़्यादा खराब नजर आ रही है, तो इससे भी कम सीटें कांग्रेस को मिलने की प्रबल संभावना है। ऐसे माहौल में छत्तीसगढ़ के नेता अपने ही पुराने मुख्यमंत्री की पोल खोलने में लगे हैं। उन्हें भ्रष्टाचारी और घोटाले का आरोपी बताकर उनकी टिकट वापस करवाने की मांग कर रहे हैं। भूपेश बघेल के विरुद्ध उन्हीं की पार्टी के नेता रामकुमार शुक्ला ने जो बातें कही और उसके बाद भूपेश बघेल ने उन्हें स्लीपर सेल बता दिया। अब मौका भारतीय जनता पार्टी का था। स्लीपर सेल बताने के बाद यहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की बारी थी। उन्होंने तो साफ तौर पर कांग्रेस को आतंकी संगठन बताकर उस पर प्रतिबंध की मांग रख दी। भूपेश बघेल जी ने जब कांग्रेस में स्लीपर सेल होने की बात की है तो स्पष्ट लगता है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में या देश में एक आतंकवादी संगठन की तरह काम कर रहा है, और जिसको आतंकवादी संगठन के तौर पर काम कर रहा है उससे समाज को भी खतरा हो सकता है। सिर्फ रामकुमार शुक्ला तो आवाज उठाई है, हम समाज जीवन के जो लोग हैं उनको भी खतरा हो सकता है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि पहला मौका नहीं है। अजय चंद्राकर ने 2023 में विधानसभा चुनाव के पहले भी कांग्रेस को राक्षसों का संगठन बताया था। इस तरह के आरोप पहली बार अजय चंद्राकर नहीं लगा रहे हैं। हालांकि अजय चंद्राकर इसके लिए कुछ उद्धरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। अरण्यकांड में दो घटनाएं, एक तो भगवान ने उसमें नौधा भक्ति कही छत्तीसगढ़ की भूमि में, लेकिन मारीच, सुबाहु, त्रिसरा, कबंद, विराध जैसे राक्षसों का वध भी हुआ है और उसकी 14,000 सेना भी मरी है छत्तीसगढ़ की धरती पे। तो ये जो कांग्रेसी हैं वो राक्षस हैं। अरण्यकांड पूरा पढ़े नहीं है, इसमें उनका वध सुनिश्चित है। इस चुनाव में मैं जिन राक्षसों का नाम बताया उसी राक्षस के बरोबर हैं, उनका वध निश्चित है और उनकी पूरी 14,000 सेना मारी जा। जिस वक्त पूरा देश चुनावी मोड में है, लोकसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ के पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक नया फार्मूला बताया कि यदि 385 कैंडिडेट खड़े हो जाएं तो ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह फार्मूला भूपेश बघेल को किसने बताया, कहां से उन्हें आकाशवाणी हुई, यह ज्ञान किसने दे दिया, कौन सी तकनीक बता रहे थे, इसका खुलासा भूपेश बघेल कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काल्पनिक प्रश्नों का जवाब नहीं होता। लोगों को गुमराह करने वाले भूपेश बघेल के इस बयान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की बारी थी तो फौरन एक और पोस्टर जारी हो गया। ये पोस्टर जिसे आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, व्यंग के तौर में बताया गया है कि 2018 में जब आप जीते थे तब ईवीएम सही था, जब 2023 में हार गए तो ईवीएम खराब था। 2024 का भी इलेक्शन है। यही संदेश देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रतीकात्मक कार्टून पोस्टर जारी किया है। वैसे नए दौर की राजनीति में लगातार छत्तीसगढ़ में नए नए पोस्टर जारी हो रहे हैं। बिलासपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र यादव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज है, उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। वैसे गिरफ्तारी तो भूपेश बघेल की भी हो सकती है, उनके विरुद्ध भी एफआईआर है। दोनों के विरुद्ध बेहद संगीन मामलों में अलग अलग एफआईआर दर्ज है। भूपेश बघेल के विरुद्ध महादेव सट्टा ऐप के मामले में अरबों रुपए की रिश्वत का मामला है, तो देवेंद्र यादव के विरुद्ध कोल स्कैम में अवैध वसूली का मामला है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र यादव का भी एक और नया पोस्टर जारी किया है, जिसे आप देख सकते हैं वीडियो की शक्ल में। इस तरह के चलचित्र बहुत गहरा संदेश छोड़ते हैं।
राष्ट्रीय स्तर पर गांधी परिवार के इर्द गिर्द चलने वाली कांग्रेस की राजनीति प्रदेश स्तर पर काफी गुटों में बटी हुई है। छत्तीसगढ़ में इसका उदाहरण साफ तौर पर देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जो सिटिंग एमपी हैं, उनकी टिकट काटकर बस्तर से कवासी लखमा को टिकट दी गई। कवासी लखमा वैसे तो पूरी तरह अनपढ़ है, यानी उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं है। 6 बार लगातार चुने जाते रहे हैं। 1998 से वो कोंटा क्षेत्र के विधायक हैं। फिलहाल कांग्रेस ने उन्हें बस्तर से प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी बनने के बाद अपने चित प्रचित अंदाज में वो ये बताना नहीं भूले कि मैं लड़के के लिए बहू देखने गया था, मुझे ये दूल्हा बना दिया गया। ये कितनी हैरान करने वाली बात है कि क्या कोई पिता अपने लड़के के लिए लड़की देखने जाए और उसे दूल्हा बना दिया जाए। हम लोग भूपेश बघेल को नाम से टिकट मिला है, इनके लिए जोरदार ताली मार के स्वागत करना है। क्या मिला, मुझे क्यों टिकट मिला? मैं तो टिकट नहीं मांगा, मेरा ये आपको दीपक बैज को दो। अगर प्रदेश अध्यक्ष है, हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेता हुई है, 11 सीट जीताना है। अगर तकलीफ होगा तो मेरा बेटा को टिकट दो। मैं बेटा के लिए डौकी मांगने गया, बुआरी तो मेरे को सौंपी। दरअसल कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी की परिणति है। दीपक बैज भूपेश बघेल के बेहद करीबी हैं, तो कवासी लखमा भी खुद को भूपेश बघेल का समर्थक बताते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में कुल जमा 2 सांसदों में से प्रदेश अध्यक्ष की टिकट काटकर वहां के सिटिंग विधायक को टिकट दे देना, ये कहां की दूरदर्शिता है, ये कांग्रेस के नेता भी अच्छी तरह जानते हैं। दरअसल ये कांग्रेस की अंतरकला और गुटबाजी की ही परिणति है। यहाँ सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है, सारी बातें खुलकर नहीं बताई जाती। लेकिन अब जनता पहले से कई ज्यादा जागरूक हो चुकी है। ऐसी जागरूकता के बावजूद कांग्रेस की बजाय भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त दबाव ज्यादा है। 11 की 11 सीटें लोकसभा में छत्तीसगढ़ से जीतने का दबाव है। दबाव है कि 370 सीटें देश भर में कैसी लाई जा सके। दबाव है इस बात का कि एनडीए कैसे 400 पार सीटें जीत सके। ऐसे दबाव में जिस तरह के चुनाव हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के एक आंतरिक सर्वे की जानकारी मिली है कि 370 के आसपास भारतीय जनता पार्टी रह तो सकती है, लेकिन 370 का आंकड़ा नहीं ले सकती। स्पष्ट रूप से 330 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा है, जो पिछली बार के 303 सीटों से कहीं आगे है। यानी कुल मिलाकर तीसरी बार भी मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। फिलहाल ये शुरुआती दौर है, अभी तो प्रथम चरण का भी चुनाव नहीं हुआ है। कई चरणों में चुनाव होंगे, नतीजे 4 जून को आएंगे। लेकिन ईमानदारी से हमें देश की खातिर अच्छे लोगों को राजनीति में सपोर्ट करना चाहिए, जिससे देश और समाज का भला हो सके। राजभोग के अपने इस मंच से हम आपके लिए बार बार आग्रह करते हैं कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए अच्छे लोगों का, अच्छे सिद्धांतों का देश और समाज के हित में साथ दें। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको और हमारा साथ ज्यादा मजबूती से लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।